हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी से रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा आपके प्रियम्बल से। नाउ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होंगे तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। नाउ आपके पास है, फर्स्ट है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी दैट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 that is objectives of the constitution and 4th the date of enforcement of the constitution। कौन से करेक्ट आंसर्स हैं आपके पास? ऑप्शंस हैं 2 and 3, 1 2 3, 2 and 4, 1 2 3 4। नाउ वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाता है दैट इज बी। जस्ट अ सेकेंड, इट इज बी। अब बी क्या है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर हम बी की बात करते हैं, इट इज 1 2 and 3। देखिए यहां पर डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम इनैक्टमेंट की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 है, एनफोर्समेंट की बात करते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत। पहले 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताया गया, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसी है, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सो ऑन। सो बेसिकली नेचर बताई गई है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करते हैं तो हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं। तो पहले 3 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ एनफोर्समेंट नहीं, डेट ऑफ इनैक्टमेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, सो आंसर क्या बन जाता है? बी। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज एनश्राइन नहीं की गई है? पहला सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस और इज डी लीगल जस्टिस। नाउ क्या चीज डिफाइन नहीं की गई है? आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए, राइट। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है सी। देखिए पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सो आपके पास सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है? डी। लीगल जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं है, तो आंसर क्या बन जाता है? इट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ऑन 13 December 1946। सेकेंड है द कमिटी चेंज द मोटो फ्रॉम सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक to sovereign democratic republic as it was mentioned in the objective resolution. It is also called the soul of the constitution as it has everything about the constitution. Statements correct choose करनी है आपने 2 and 3, 1 and 3, 2 only और is D 1 2 and 3। Now वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपने आंसर को मार्क कीजिए। Now अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाता है आपका A, that is 2 and 3 are correct। सिंपल है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब कमिटी ने बेसिकली चेंज कर दिया था मोटो, जैसे हम सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखा गया था? सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको अडॉप्ट किया गया। और एक तरह से अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल एक तरह से क्या है? इट इज द मिरर टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से जस्टिफाई करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाना चाहते हैं, हम अपनी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट कैसा करना चाहते हैं, जिसके बेसिस पे क्या बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिस से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स The Constitution wants to create a society without discrimination on any grounds like caste, creed, gender, religion, etc. Second है the social justice means no discrimination can be caused by the people on the basis of their wealth, income, and economic status. Third है political justice means all the people have an equal, free, and fair right without any discrimination to participate in the political opportunities. So correct statements आपको बतानी है 1 only, 1 and 3 only, 3 only, और it's D 1 2 and 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। आंसर इज सी, दैट इज 3 ओनली। ना इसको ना बिल्कुल इंटरचेंज किया गया। अगर हम यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो क्या है? इट इज नॉट ऑन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, किस बेसिस पे? कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? कि बेसिकली जो वेल्थ, इनकम और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है,
वो बेसिकली हम इक्विटेबल बना पाए। सो रिवर्ट करती हैं दोनों ही, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following parts of the constitution the term justice is mentioned। कहां पर आपको जस्टिस देखने को मिलता है एज अ टर्म। फर्स्ट है प्रियम्बल, सेकंड है फंडामेंटल राइट्स, थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फोर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 1 and 4, 1, 3, 4, 2 and 4, और इज इट 1, 2, 3, 4। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सोचने की कोशिश कीजिए कहां पर जस्टिस एज अ टर्म लिखा गया। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर आ जाता है दैट इज ए 1 and 4। ना ही फंडामेंटल राइट्स ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको जस्टिस देखने को मिलता है। जस्टिस कहाँ देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात अगर हम करते हैं तो वो कहां पर प्रेजेंट है, वो टीपीएसपीज में प्रेजेंट है। प्रियम्बल में भी आपको जस्टिस देखने को मिलता है। सो 1 and 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉवरन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है इट मीन्स द स्टेट हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट एंड नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज कंट्रोल ओवर इट। सेकंड, एक्सटर्नल सोवरेनिटी मीन्स द सोवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ व्हिच मीन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अदर स्टेट्स। थर्ड है अ कंट्री कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ इट इज नॉट सोवरन। कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 2 and 3, 1 and 3, 2 only, और इज डी 1, 2 and 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। अगेन आंसर देखते हैं, आंसर बन जाता है सी, दैट इज 2 only। अब एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि भाई सोवरेनिटी हमारी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर भी हमारा लॉ ही प्रिवेल करेगा। एक तरह से इंडिपेंडेंस है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग सॉवरन। नंबर 1, इट इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बी आता है देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। सी आता है इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज अ वे that constitutes a limitation on her sovereignty. D आता है India can either acquire a foreign territory or cede a part of the territory in favor of the any foreign state। देखिए जब हम sovereign की बात करते हैं आपसे incorrect statement पूछा है, so again वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। आंसर देख लेते हैं, आंसर है सी, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर अगर हम यूएन का मतलब किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर मेंबर बन जाते हैं तो क्या वो हमारी सोवरेनिटी पे लिमिटेशन है? नहीं, कोई सोवरेनिटी पे लिमिटेशन नहीं है। हमारी मर्जी है, हमारी इंडिपेंडेंस है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, कि वट एवर द लॉज, वट एवर द डिसीजन वी आर मेकिंग, हमारी इंटरवेंशन किसी कोई भी फॉरेन कंट्री इंटरफियर नहीं कर सकता। चाहे हम किसी की फॉरेन टेरिटरी अक्वायर करें, चाहे सीड करें, मतलब अपनी टेरिटरी किसी और को दे दें, नोबडी कैन क्वेश्चन अस। सो पहले 2 स्टेटमेंट्स और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए आंसर क्या बन जाता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन is added by which of the following amendments? 42nd amendment, 44th amendment, 38th amendment, or is it 52nd amendment? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। आंसर बन जाता है दैट इज 42nd amendment। ये सभी का करेक्ट होना चाहिए था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Consider the following statements with reference to socialist. The word socialist was added in the preamble by the 42nd Amendment to the Constitution. Second, it means commitment to attain ideals like removal of inequalities, provision of minimum basic necessities to all, equal pay for equal work. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और neither 1 nor 2. Now, socialist का रेफरेंस बताना है, मतलब क्या है ये बताना है। Now, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप अपनी वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर है सी, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। नाउ सोशलिस्ट बेसिकली कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट से। इसका मतलब क्या है कि जो भी इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं किसी भी बेसिस पे, उनको रिड्यूस कर। ठीक है जी, सो इट इज सोशलिस्ट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
Consider the following statements with respect to democratic socialism. First statement है, it maintains individual freedom and initiative with centralized social control and planning of the economic life of the people. Second है, the government accepts the policy of socialist economy where the public sector gets priority over private sectors. Third है, it aims to end poverty, inequality of income, disease and to provide a decent standard of life to the working people. Correct statements बतानी है 2 and 3, 1 and 3, 2 only, or is it D 1, 2 and 3? वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं. आंसर है बी, दैट इज 1 and 3. देखिए फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है, बट हम सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि प्रायोरिटी किसकी है, पब्लिक सेक्टर की. ऐसा कुछ नहीं. हाँ, यहाँ पर कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी गई. अगर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हर किसी को इक्वालिटी दी गई है. तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी पे है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बाकी दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं. सो दीज वर दी 10 क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड प्रीएम्बल के लिए. नाउ आपने इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बारी देख के अटेम्प्ट करके प्रीएम्बल का जो चैप्टर है उसको आप एक बारी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रीएम्बल होलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाए. दिस वाज इट. आई होप यू लाइक द सेशन. Thank you very much.